Hello everyone, this is Dr. Anjali. Welcome to my YouTube channel. In the today class, we are going to start Work and Energy part 1 and we will cover page number 18 to 22. तो बेसिकली बेटा आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इसी के साथ में न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस किस तरीके के मिलेंगे, फॉर्मूलाज क्या होंगे, यही सारे कंसेप्ट को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो जो हमारा मेन टॉपिक है आज की क्लास में क्या रहेगा, वर्क। अब वर्क की डेफिनेशन को समझने से पहले हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने पूछा बेटा एक लड़की है यहाँ पर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये टीवी देख रही है, तो क्या ये कोई वर्क कर रही है, इसका कोई वर्क डन है? तो आप बोलोगे नहीं है। ओके, इसका कोई वर्क डन नहीं है, ये अपनी एक ही पोजीशन पे बैठे हुए टीवी देख रही है। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड इमेज में देखें, दिस इज द सेकंड इमेज, कि बेटा ये जो लड़की अपना होमवर्क कर रही है ये क्या कोई वर्क कर रही है? तो आप बोलोगे ये तो होमवर्क कर रही है ना, होमवर्क कर रही है तो ऑटोमेटिकली वर्क हो गया। बट नॉट इन द फिजिक्स। हम वर्क कब बोलेंगे? जब बॉडी क्या कवर करती है, कोई डिस्टेंस कवर करती है, मतलब उसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। जब बॉडी मूव करेगी, जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तभी हम बोलते हैं कि वहां पे वर्क डन हुआ है। ये लड़की एक ही जगह पे बैठ के होमवर्क कर रही है, ये अपनी पोजीशन से हिल रही है, जिस जगह पे है उधर ही है, इधर से उधर भी मूव नहीं करेगी, तो इसीलिए यहाँ पे इसका वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। हम बोलेंगे यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं है। अब अगर हम थर्ड इमेज देखते हैं तो नाउ वी कैन सी के एक आदमी है भाई, उसके हाथ में कोई हैवी वेट है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसीलिए बोलेंगे कि यस एग्जैक्टली दिस मैन इज डूइंग सम वर्क, कि जो आदमी है ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ओके, अब चलो वर्क को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि आपको ये तो समझ आ गया कि अगर आपको वर्क चाहिए तो बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट का मतलब क्या है कि बॉडी का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बॉडी को कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करना इट्स वेरी कंपलसरी, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, आपने बॉक्स बहुत हैवी है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, बट ये बॉक्स तो मूव ही नहीं हो रहा है। तो मैं बोलूंगी कि आपने कितना वर्क डन किया? आप बोलोगे कि वर्क तो बहुत किया है, मैंने बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया है, बट ये कार्टन मूव ही नहीं हुआ, ये बॉक्स मूव ही नहीं हुआ। तब मैं बोलूंगी बेटा आपका जो वर्क डन है वो क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्टन है ये मूव नहीं हुआ, ये जो भी आपने बॉक्स या कार्टन लिया है मूव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वर्क डन क्या हो गया, 0। अब एक सेकंड इमेज लेते हैं, यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगेन एक कार्टून लिया, इसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया, बट हुआ ये कि जो ये कार्टन है ना, इसमें फोर्स अप्लाई किया, इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया कि अब ये कार्टन दूसरी जगह पे मूव हो जाता है, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर लिया, ओके, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको वर्क डन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्क डन मिलेगा ही मिलेगा। तो वर्क डन में क्या हुआ बेटा, 2 टर्म्स आई, एक तो फोर्स और एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्या फर्क है। अगर आप एक पोजीशन से स्टार्ट करके, मान लो इस पोजीशन से स्टार्ट किया और फिर से इधर ही पोजीशन पे आ गए, तो फिर तो वर्क डन 0 हो गया ना, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसीलिए हम डिस्टेंस की जगह क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। इसीलिए डिस्टेंस की जगह क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होना जरूरी है। अगर आप इनिशियल से फिर से फाइनल पे भी सेम पे ही आ गए तो मतलब आपने कुछ डिस्टेंस तो कवर ही नहीं किया, आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वंस अगेन वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क के लिए 2 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द वन इज फोर्स एंड द सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। वंस अगेन कौन कौन सी 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स लगाने से चीजें कितना मूव हो रही है, या कोई बॉडी है वो कितना मूव हो पा रही है, उसी को बोला जाता है वर्क। ओके, फोर्स अप्लाई करने से कोई बॉडी कितना मूव हो पाती है, उसी को हम बोलते हैं वर्क। ओके, नाउ वी विल सी द डेफिनेशन। व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन। हम कब बोलेंगे कि काम हो गया है, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट
causes displacement of the object. जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके कारण उस बॉडी पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो उसी को बोला जाता है वर्क. वंस अगेन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट causes displacement of the object. फोर्स अप्लाई करने पे कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसने अपनी पोजीशन चेंज की, उसी को हमने क्या बोला, वर्क बोला. अब फिर से एक एग्जांपल्स को रिपीट करते हैं. लड़की की पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही, वर्क डन कितना हुआ, 0. इस लड़की की पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, वर्क डन कितना हो गया, 0. एक ये आदमी है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यस हो रही है, तो वर्क डन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ होगा. ओके, क्योंकि अब आगे देखते हैं एक बार. यहाँ पर जैसे एक कार्टन लिया, इसमें हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे कोई वर्क डन होगा अगर ये बॉक्स मूव नहीं करता है. अगर ये कार्टन मूव नहीं कर रहा है तो वर्क डन 0 है, बट अगर ये बॉक्स मूव कर रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमें वर्क का फॉर्मूला क्या मिला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्या मिला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसको यूज करके हमें आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं और डेरिवेशन करने हैं. वंस अगेन, वर्क इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट देखो वंस अगेन हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं. ये तो हमने सिंपल सा लिख दिया था, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, बट बेटा यहाँ पे क्या है, इसके साथ एंगल भी आएगा, एफ एस कॉस थीटा. एफ एस कॉस थीटा. अभी कॉस थीटा कब आया कि बेटा अगर आपने किसी एंगल पे फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी आपने एक बॉक्स लिया था, इस बॉक्स में ना ये आपकी सरफेस है, ये रही आपकी सरफेस. तो यहां पर ना आप सरफेस पे को ही आगे मूव करोगे, ये कार्टन को आगे मूव करोगे. यहां तक ये 2 मीटर है, मान लेते ये पूरी डिस्टेंस 5 मीटर तक है, तो ऑफ कोर्स मान लीजिए आपको 2 मीटर से 5 मीटर पे कवर करना है, तो आप फोर्स भी इधर लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा. बट मान लीजिए आप इस पोजीशन पे हो ही नहीं, आप कहीं ऊपर से फोर्स लगाते हो, आप किसी और डायरेक्शन से फोर्स लगाते हो, तो आप किसी भी डायरेक्शन से फोर्स लगा सकते हो ना. तो फोर्स की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी, फोर्स का एंगल चेंज कर दिया, तो ऑफ कोर्स जो आपका रिजल्टेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. तो हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे किस एंगल पे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखिए वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ इसके लिए. तो सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये फॉर्मूला कैसे आया है इसके बाद इसका स्टडी करेंगे. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, एफ एस कॉस थीटा. क्या फॉर्मूला हुआ, एफ एस कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है. मतलब मान लीजिए ये आपकी सरफेस है और आप किस एंगल से फोर्स लगा रहे हो. ओके, तो दैट इज द थीटा. ओके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, उसे जो हमने बोला है, क्या बोला है, कॉस थीटा बोला है. अब इसी के लिए एक एग्जांपल लिया है. ये इमेज एज इट इज आपके बुक में गिवन है. मान लीजिए कि आपकी कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी है, ये यहां से इसको मूव करना है. जैसे आपको ये कार्टन दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए इस कार्टन को आपको मूव करना है, ठीक है. तो नॉर्मली आप जो फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेट लगाएंगे, ठीक है, या परपेंडिकुलर लगाएंगे, बट हमारी फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, ठीक है, हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. तो ये क्या बॉडी डिस्प्लेस होगी, ऑफ कोर्स होगी. कितने डिस्प्लेस होगी ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, तो एग्जैक्टली बेटा हमें कैलकुलेट तो क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जब भी कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वो भी किसी एंगल पे लग रहा है, नॉट फोर्स, क्योंकि ये जो फिजिक्स है ये ऑफ कोर्स आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा, बट किसी एंगल में आ रहा है, किसी एंगल में आ रहा है, बट जो आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा. भाई जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी मूव होगी वो तो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी. तो जो आपको फोर्स है वो भी तो इसी डायरेक्शन में चाहिए. आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स भी आपको कितना चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए. बट मैं फोर्स किधर लगा रही हूँ, यहां पर लगा रही हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में, देखिए ऐसे, ठीक है, टिल्टेड पाथ में फोर्स लग रहा है. तो एग्जैक्टली आपको हॉरिजॉन्टल पाथ में कितना फोर्स लगेगा. मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, नो मैटर्स, बट मुझे कौन सा चाहिए, मुझे तो हॉरिजॉन्टल पाथ का ही फोर्स चाहिए. तो इसके लिए मैंने क्या लिया, कॉस थीटा का हेल्प लिया. मैंने
पहले भी आप लोगों को समझाया हुआ है कि बेटा साइन कॉस 10 में जिसको भी प्रॉब्लम होती है ना कैलकुलेट करने में, बहुत अच्छा फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो नाउ यू कैन सी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ये क्या हो गया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो ये साइन कॉस 10 से ही आपका काम हो जाएगा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर जरूरी है क्या कि हमें कॉस थीटा ही लेना है, हम साइन थीटा भी ले लेते हैं, हमें टेन थीटा भी ले लेते हैं, बट एग्जैक्टली देखो अब मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मुझे रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को डाउट रहता है कि यहाँ पे साइन ही क्यों लिया है, यहाँ पे कॉस क्यों लिया है, यहाँ पे टेन क्यों लिया है। तो कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। मेरा फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है, स्ट्रेट वे। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो किस में है, ये बेस में और ये हाइपोटेनिस में। अगर आप इसको इस तरीके से फिर से ड्रॉ करो तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F, और ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनिस हो गया। इट इज जस्ट लाइक राइट एंगल ट्राइंगल। तो एज यू कैन सी हेयर ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, तो परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया और हाइपोटेनिस हो गया। आपको भी किस में रिलेशन फाइंड आउट करना है, बेस और हाइपोटेनिस पे। बेस और हाइपोटेनिस का कौन सा फॉर्मूला है बेटा, बेस हाइपोटेनिस ही तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस है, ये रहा कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस इज कॉस थीटा। तो यहां से मैंने लिख दिया, अब मुझे रिलेशन पता चल गया, ठीक है। तो ये कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस क्या है मेरा F1 जो मुझे चाहिए, और मैं लगा किस डायरेक्शन में फोर्स लगी हूं, तो ये हो गया मेरा F। ओके, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा F1 अपॉन F। मुझे F1 की वैल्यू चाहिए तो F1 की वैल्यू क्या हो गई F cos थीटा। क्लियर है बेटा, क्या मिली F1 इक्वल टू F cos थीटा। अब हम आते हैं वर्क के फॉर्मूले पे, क्योंकि एट लास्ट आपको कैलकुलेट तो वर्क ही करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है F cos थीटा, और ये आ गई डिस्टेंस s, तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला Fs cos थीटा। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है ना, आपकी बॉडी का जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, आपको उसी डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको समझने से पहले, आपने क्रिकेट मैच देखा है, सभी देखते हैं क्रिकेट मैच, खेला भी होगा बहुत लोगों ने। ओके, अब आप बॉल को कितने भी फोर्स से फेंको, हम यही देखते हैं चौका लगाए कि छक्का लगाए कि 1 रन बने कि 2 रन बने। एज इट इज ऐसे ही होता है ना, हम तभी तो आउटपुट उसको कंसीडर करते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता उसने बॉल कितने फोर्स से फेंकी है, हम तो उसका वर्क डन ही देखेंगे। उसने 1 रन बनाए हैं, उसने 2 रन बनाए हैं, उसने 4 रन बनाए हैं, या फिर उसने 6 रन बनाए हैं, ठीक है, क्रिकेटर ने। तो इन द सेम वे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यही मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो भी क्या हो रही है बेटा, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये बॉडी ने एस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और हमें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। मैंने गड़बड़ ये कर दी कि मैंने फोर्स लगा दिया ऊपर की डायरेक्शन में, फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसी डायरेक्शन में, मैं तो सरफेस की डायरेक्शन में ही F1 कैलकुलेट करूंगी। ओके, ऐसे ही होता है ना, जिस दिन मैथ्स का पेपर है, अगर आपने मैथ्स के पेपर के दिन फिजिक्स पढ़ लिया तो भी फिजिक्स का पेपर तो नहीं आएगा तो मैथ्स का पेपर ही। इन द सेम वे हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स चाहिए। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ना, यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे ये डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो मुझे इसी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा लो। तो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा लिया, तो मैं एग्जैक्ट जो अपना फोर्स कैलकुलेट करूंगी ना, वो किसको कैलकुलेट करूंगी, F1 को कैलकुलेट करूंगी। अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कि भाई एग्जैक्टली चलो ठीक है, जो मैंने लगा दिया वो लगा दिया, बट इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। मैंने ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स तो लगा दिया इधर की साइड, बट इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं।
कैसे कैलकुलेट किया? इस राइट एंगल ट्राइंगल से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से। तो हमें पता है बेस का रिलेशन चाहिए, हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और वो क्या है? F1 अपॉन एफ। F1 की वैल्यू क्या मिली? F cos थीटा। तो आपका टोटल वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू पुटअप कर दी? F cos थीटा, क्योंकि हम किसी भी डायरेक्शन में लगाएं हमारा जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? F cos थीटा इंटू एस। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला? वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है। तो आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कॉस थीटा ही क्यों आया है, साइन या टेन क्यों नहीं आया है। क्लियर कट है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कुछ कंडीशंस लेके चलते हैं जिसके थ्रू आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, हम यहाँ पे 3 केसेस लेके चलेंगे जब आप डिफरेंट एंगल से फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर अब हम एंगल चेंज करते हैं और फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कब मैक्सिमम फोर्स लगता है और कब मिनिमम फोर्स लगता है। क्लियर है? तो चलिए अब आता है एग्जाम्पल्स। ओके, तो देखिए अब मुझे पता चल गया वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। बट अगर मैंने आपको बोला कि बेटा जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपने फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाया, तो इट्स वेरी गुड। मतलब यहाँ पे थीटा कितना है? इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो वर्क डन हो गया एफ एस कॉस थीटा की जगह क्या पुटअप किया? 0, क्योंकि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। कॉस 0 क्या होता है? वर्क 1। तो वर्क डन कितना मिला? एफ इंटू एस, क्योंकि कॉस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो कितना बचा? एफ इंटू एस बना, एस बचा। ये तो था फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हमारा बेसिक फॉर्मूला तो सेम है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन मान लीजिए आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, और आप फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हो। आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहां पर कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया? मतलब फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है। इधर आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है और आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो थीटा कितना हो गया बेटा? यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री। एज यू कैन सी थीटा 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? ओके, थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यहाँ तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। अब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर होना है, आप ऊपर से लेके नीचे फोर्स लगा रहे हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ एस कॉस 90। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब कॉस 90 क्या होता है? 0। तो एग्जैक्टली आपको वर्क डन कितना मिल गया? 0। कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 इंटू एफ एस कितना हो गया? पूरा की पूरा 0। तो जब भी दोनों बॉडीज नॉट टू बॉडीज व्हेन, जब भी क्या होता है डिस्टेंस और फोर्स दोनों की दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है और फोर्स आप उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हो, ठीक है, परपेंडिकुलर लगा रहे हो, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। मतलब जब बेटा आपने क्या किया? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखा। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करना है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो जो आपको आउटपुट है, आपको वर्क डन है, वो क्या मिलता है? मैक्सिमम। तो जब आपका थीटा 0 है, मतलब आपकी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, तो थीटा कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे जो आपको वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब 90 डिग्री है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स आपने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाया। तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो गई? थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है और cos 90 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे बेटा वर्क डन कितना हो गया? मिनिमम। यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया बेटा? मिनिमम। लेकिन जब भी थीटा 180 डिग्री होगा, मतलब होगा क्या? आपके एक कार्टून है, मान लीजिए कार्टून को मूव करना है इस डायरेक्शन में, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों की दोनों अपोजिट हो गए। आपके बॉडी को इधर मूव करना है लेकिन आपने फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। एस आगे की तरफ मूव करना है राइट साइड में, आपने फोर्स लगा दिया लेफ्ट साइड में, एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री का। तो वंस अगेन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। जो एफ है यहां पर एज यू कैन से एस सेम रखा क्योंकि फोर्स अपोजिट में है, एस अपोजिट है, तो थीटा कितना हो गया? 180। कॉस 180 कितना होता है?
-1, तो जो आपका वर्क डन है वो कितना हो गया, माइनस डायरेक्शन में, ओके, नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी को मूव होगी, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना है, 0 है, और अगर आप 180 डिग्री अप्लाई करते हो तो जो वर्क डन होता है वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन पे मूव कर रही है। तो ये 3 केसेस हैं जो आपको साथ में लेके चलने हैं, थीटा 90, 180, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में भी। तो आई होप सो आपको थीटा 0, 90, 180 का केस है अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट्स में भी आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, बट इसको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा अगर हम यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। या फिर आप लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे वर्क डन की यूनिट की बात करेंगे कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है। तो देखिए बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, यही होता है। तो ये है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, जिसको डायरेक्टली लिखते हैं एन इंटू एम। तो जो ये न्यूटन मीटर होता है, जो ये न्यूटन मीटर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, जूल। तो एनर्जी की यूनिट हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसकी भी जूल होती है। जो वर्क डन है उसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो वर्क की यूनिट क्या हुई, या तो आप बोलेंगे न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, जूल बोलते हैं। इस न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये तो है एसआई यूनिट, ये तो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम यहाँ पर 3 चीजों को कंसीडर करते हैं, बॉडी का मास, बॉडी का इसके साथ में टाइम, और इसके बाद में बीच में आता है लेंथ। तो मास होता है एसआई के अंदर केजी में, लेंथ होती है मीटर में, और टाइम होता है सेकंड में, ओके। सीजीएस के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। सीजीएस के अंदर जो मास होता है बेटा वो क्या होता है, ग्राम में, लेंथ होती है सेंटीमीटर में, और टाइम चलता है सेकंड में, तो वो होती है सीजीएस, ओके। तो अब हम इसे क्या कर रहे हैं, सीजीएस में चेंज कर रहे हैं। तो दिस पार्ट इज आपको याद होना चाहिए क्योंकि बुक में भी दे रखा है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे जो हम वर्क डन की यूनिट पता है बेटा, बोल रहे हैं ना, जूल है, जूल है। अगर ये आ जाए कि सीजीएस में कितनी होती है, सीजीएस में कितनी होती है, तो सीजीएस में आप बोलोगे वर्क डन की यूनिट क्या होती है, अर्क, क्या बोलते हैं, अर्क या फिर अर्ज, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, अर्ज बोलते हैं कुछ लोग, कुछ अर्ग बोलते हैं, ओके। तो वर्क डन की एक यूनिट तो हुई न्यूटन मीटर, दूसरी यूनिट हुई जूल, ये दोनों कौन सी है, एसआई यूनिट है। सीजीएस में क्या होती है, अर्ग होती है, ओके, या फिर अर्ज होती है। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है, अभी दोनों में रिलेशन क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये याद होना चाहिए। बस अगर इतना भी याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। अब ये आया किस तरीके से, मैं इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। लिसन मी, ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार देख लेते हैं, 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁻⁷ अर्ग के, ओके। तो देखिए थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, ये इस तरीके से आया, वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, ठीक है। मास की यूनिट कितनी हुई बेटा, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का लिख दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वंस अगेन ये है मीटर। तो फॉर्मूला हमें क्या मिला, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 1000 का। मीटर को सेंटीमीटर में कवर किया तो किसका मल्टीप्लाई किया, 100 का। लेकिन ये मीटर का स्क्वायर है तो दोबारा किसका कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 का। तो अब ये कवर हो गया सेंटीमीटर में। सेकंड के लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी सेकंड है, अभी भी सेकंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो पूरी यूनिट है इसी को हमने क्या बोल दिया, अर्ग बोल दिया। तो नो डाउट दिस पार्ट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये डायरेक्टली कैसे लिखा है ना बेटा, ये आपको आना चाहिए, इसीलिए बता दिया कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं पॉजिटिव फीड वर्क डन।
नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं। तो अभी देखो बेटा हमने जो ये प्रीवियस टेबल बनाई है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इधर क्या है, वर्क डन जीरो है, और जब 180 का डिफरेंस है तब क्या है, वर्क डन नेगेटिव है। तो इसी को हमने क्या किया, लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। जब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, तो थीटा हो गया जीरो। इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि जो आपका वर्क डन है वो कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। अब अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए आपकी बॉडी को यहां पर मूव करना है राइट साइड में, लेकिन आपने फोर्स लगा दिया नेगेटिव साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो आपके जो बॉडी को इधर मूव होना चाहिए था, राइट साइड में मूव होना चाहिए था, वो लेफ्ट साइड में मूव हो गई। और यहाँ पर अगर हम थीटा देखें तो कितना बन गया बेटा, 180 डिग्री बन गया। अब जब भी थीटा 180 डिग्री है तो जो वर्क डन है वो आपका कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री का। मान लीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में होना चाहिए लेकिन आप फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हो, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और जो यहाँ पे आपका वर्क डन है वो कितना हो गया बेटा, जीरो। क्यों हो गया जीरो, क्योंकि थीटा 90 क्या होता है, जीरो होता है, केवल इसे फॉर्मूले से एफ एस कॉस थीटा। तो जो अभी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था बस उसी को ही लैंग्वेज में लिखा था। अब हम इसके एक एक एग्जाम्पल समझेंगे। ओके, ऐसा कब होता है कि कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा जीरो पे वर्क करते हैं, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होता है। ऑफ कोर्स जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, मतलब आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपने सिंपल सा वॉक कर रहे हो, तो वॉक करते हो तो क्या होता है, थीटा जीरो होता है, आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन कितना हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। अब हम लेते हैं कि दोनों की दोनों अपोजिट कब होते हैं, ठीक है, दोनों की दोनों अपोजिट कब होंगे, और जो थीटा है आपको यहाँ पे जीरो कब होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही आप कोई चीज को ऊपर फेंकोगे वो फटाक से ऊपर से आके क्या होगी, नीचे गिरेगी। तो जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ, नीचे की डायरेक्शन में। तो आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और ग्रेविटी की वजह से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, नीचे की साइड हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थीटा कितना मिला, 180 डिग्री मिला। तो ये था सेकंड का एग्जांपल, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे की डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। और जो यहाँ पर आप एज इट इज आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों की दोनों में क्या हो गया, 180 डिग्री का एंगल आ गया। अब थर्ड लेते हैं 90 डिग्री का कब होता है, कि आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, आपने उसको अपने हाथों में पकड़ रखा है। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, व्हेन वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड वॉक द फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का है आगे की डायरेक्शन में हो रहा है। तो दैट इज द थर्ड नंबर एग्जांपल जहां पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 3 केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा ये तीनों पॉइंट्स, तीनों एग्जाम्पल। फर्स्ट का क्या है, पॉजिटिव कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो सेम डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकंड का एग्जांपल आपको 180 डिग्री कब मिलता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, तो ऑफकोर्स जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बना, 180 डिग्री का एंगल बना। 180 डिग्री का एंगल कब बना, आपने कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी बट उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में हुआ, थीटा कितना हो गया, 180। या दूसरा आप इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरीके से भी ले सकते हैं आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा, आपने नीचे से ऊपर फेंका, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का गैप हो गया, 180 डिग्री का गैप हो गया। तो ये नीचे से ऊपर जाने का था, हमने ऊपर से नीचे जाने का लिया था। अब थर्ड
अगर थीटा 90 डिग्री कब होता है, आपने कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड किया अपने हाथों में और आप आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है लेकिन आप बढ़ रहे हो आगे की तरफ, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। ओके, अभी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन का हमने एक और एग्जांपल लिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कप है, कप के अंदर हमने एक स्टोन डाला एंड अगेन एक नट को हमने थ्रेड के थ्रू टाई कर दिया। ओके, तो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पर ना नट के थ्रू ये नट क्या कर रहा है, इस कप पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे नट फोर्स लगाएगा तो कप भी क्या है, इसी डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, तो आपका फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कप का वो भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया बेटा 0। इससे क्या मिला आपको, पॉजिटिव वर्क डन। ओके, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस यहाँ पे कॉस थीटा 0 हो गया, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 0 1, तो आपको वर्क डन कितना मिला, एफ इंटू एस। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल पे देखिए नट का फोर्स इधर है, आपका कप इधर है और आपने यहाँ पे क्या किया, एक थ्रेड लगा दिया, एक और थ्रेड या कोई फोर्स लगा दिया, तो अब आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग गए, नेगेटिव डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगाने लग गए, तो इससे क्या होगा, कप मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। तो ये एग्जांपल हुआ नेगेटिव वर्क डन का। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल देखते हैं, तो आपने सेम नट इस लेफ्ट साइड में भी यूज कर लिया, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया, तो ओवरऑल वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। अब कप क्या है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल लिया हमने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन का। दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुक में था इसीलिए बता दिया। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 न्यूमेरिकल्स है, दोनों न्यूमेरिकल्स को हम समझते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमें किसी हाइट पे लेके जाना है, और वो किस हाइट पे लेके जा रहे हैं, 10 मीटर हाइट पे, और उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 20 kg। तो 20 kg मास को हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है। ओके, अब हम सबसे पहले अपने फॉर्मूला पे देखते हैं, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वी नो वेरी वेल कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला तो यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम यहीं पे फोर्स लगाएंगे और इधर ही हमारा वर्क डन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर s की वैल्यू तो हमें गिवन है। अब हम देखते हैं कि डेटा क्या क्या गिवन है। तो s की वैल्यू तो गिवन है कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन फोर्स तो गिवन ही नहीं है। फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो बेटा जब भी आपको डायरेक्टली फोर्स गिवन नहीं है तो एक सिंपल सा आएगा m इंटू ए या फिर m इंटू जी। ओके, नीचे से ऊपर जा रहा है तो a नहीं आएगा, g आएगा। जब भी कोई हम हॉरिजॉन्टल बात करते हैं ना, तब a लेते हैं, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमने क्या लिया, g लिया। अब हमारे पास डेटा है, क्योंकि हमारे पास बॉडी का मास गिवन है, कितना है 20 kg, और हम g का वैल्यू कितना लेंगे बेटा, g का वैल्यू कितना लेंगे, -9.8। जी का वैल्यू कितना लिया, -9.8। तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन आएगा। तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू आ गई माइनस में। ओके, तो अब यहाँ पे हमें फोर्स मिल गया 20 इंटू -9.8। अब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 10 मीटर है, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो फोर्स पुटअप किया 20, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को 10 मीटर गिवन है। सबसे पहले जी का वैल्यू पुटअप करते हैं, ये कंप्लीट वैल्यू, फोर्स का वैल्यू है 20 इंटू -9.8, एस कितना है यहाँ पे 10 मीटर। आगे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -196, यस, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से भी हो गया तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 1960 आएगा, बट ये पॉइंट है तो फिर ये 196 मिला इंटू 10। तो आपको जो वर्क डन है टोटल कितना मिला, 1960
जूल। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आपका जो वर्क डन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो ये न्यूमेरिकल किया हमने फर्स्ट नंबर। अब हम आते हैं सेकंड नंबर न्यूमेरिकल पे। प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो एक प्रवीण है, उसने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे 100 न्यूटन का। थीटा किस एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो वो यहाँ पे इस सरफेस पे मूव कर रहा है बट उसने फोर्स 60 डिग्री पे लगाया है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है और एंड 400 जूल वर्क इज डन। और यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है? 400 जूल का हो रहा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा भी है तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सबसे पहले एस कैलकुलेट कर लेते हैं। एस कितना हो जाएगा? वर्क डन अपॉन एफ, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे गया डिवाइड में, और कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में, नीचे गया तो किस में आया? डिवाइड में आया। तो वर्क डन की वैल्यू पुटअप करी 400, फोर्स की वैल्यू पुटअप करी 100, कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप करी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 तो ये हो गया कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2 तो ये हो गया 400। ओके, एंड यहाँ पर नीचे आ गया 100 एंड कॉस 60 की वैल्यू हमने क्या पुटअप कर दी? 1/2। ओके, तो 4 2 जा, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये 4 2 जा 8, 800/100। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? 8 मीटर। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई थिंक सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वर्क टॉपिक आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास with next topic. In the next class we will do the topic energy and बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।